नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान निर्माण या विशेषताओं का जो हमारा दूसरा पार्ट है, पार्ट टू। इसमें पहले के अंदर हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 51 से 100 तक के हमारे क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल है पॉलिटिकल फाउंडेशन 10 मिलियन वाला, इसको आप सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, किसका कथन है संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। क्वेश्चन एक बार फिर से, संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। पहला ऑप्शन है मॉरिस जोन्स, ऑप्शन बी है पोलार ब्रास, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन और ऑप्शन डी है रिचर्ड सीसन। जो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बात बोली थी। इसके साथ में और भी हैं, जैसे लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। इसी प्रकार हम देखते हैं विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को क्या कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था केवल एक बड़े समुदाय की संस्था कहा था संविधान सभा को। और इसी प्रकार ग्रेनविल ओस्ट ने क्या कहा था, संविधान सभा क्या है, एक दलीय निकाय है, यानी सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है, भारत है। हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। यानी 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री यानी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, नहीं थे साहब, तो क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन बी देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था। ऑप्शन सी है वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने, बिल्कुल वायसराय हुआ ही करता था उस टाइम। ऑप्शन डी है अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, बिल्कुल थे। हमें ये देखना है क्वेश्चन के ऑप्शन में कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का चयन किया गया था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद के द्वारा मनोनीत किया गया था, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, नहीं। ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किया गया था, अच्छा। ऑप्शन सी है विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे, अच्छा। ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा हुए थे, अच्छा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ना तो गवर्नर जनरल के द्वारा हुआ था, ना ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने किया था, ना ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के संदर्भ में निम्न जोड़ों में से कौन सा विमेल है, यानी जोड़े दिए गए हैं उनमें हमें देखना है कि कौन सा सही मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल है। आयकर है वो समवर्ती सूची का विषय है, नहीं है साहब, ये किसका है, संघ सूची का विषय है। कौन किसका विषय है, संघ सूची का विषय है, यानी जो इसमें कौन सा विमेल नहीं है वो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखते हैं, लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन डी है जनगणना है वो संघ सूची का है, ये भी सही है। तो कौन सा इसमें है विमेल नहीं है, ऑप्शन बी। जैसे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है संघ सूची के अंदर, जैसे आयकर है, रेल है, डाक, तार, बैंक, शेयर बाजार, मुद्रा, बीमा, नागरिकता और प्रतिरक्षा, ये सारे किस में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद यानी संविधान सभा अल्पतंत्र के रूप में थे? किसने, एक बार फिर से, आज़ाद, नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद को कौन संविधान सभा के अंदर अल्पतंत्र रूप में देखता है? ऑप्शन ए है ग्रेन्यूल ऑस्टिन, ऑप्शन बी है वीपी मेनन, ऑप्शन सी है मॉरिस जोन्स, ऑप्शन डी है रिचर्ड सीसन। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ग्रेन्यूल ऑस्टिन का ये मानना है कि संविधान सभा के अंदर जो कर्ता धर्ता थे वो ये 4 लोग ही थे, जो ये सब कुछ कर रहे थे वो ही संविधान सभा के अंदर हो रहा था, तब इनको बोलता है कि अल्पतंत्र के रूप में मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? यानी उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर को, उस दिन अध्यक्ष कौन था? हम देखते हैं 9 दिसंबर को सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा इसका? सच्चिदानंद। ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी है सच्चिदानंद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 295, ऑप्शन बी 304, ऑप्शन सी 390 और ऑप्शन डी 395। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल आर्टिकल कितने हैं? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी? यानी संविधान सभा को बनाने के लिए किनको शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292, चीफ कमिश्नरी के 4 और देशी रियासतों के 93। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आंसर यही है, जिसमें 292 कितने थे? ब्रिटिश प्रांत के 4 चीफ कमिश्नरी थी और 93 क्या थे? देशी रियासतों के सदस्य थे। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए यानी कौन सी व्यवस्था है जिसकी भारत के संविधान की विशेषताओं में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है संघीय व्यवस्था विशेषताएं। संघीय व्यवस्था के अंदर यह होता है कि केंद्र और राज्य को संविधान के द्वारा अलग अलग शक्तियां प्रदान की जाती है, जैसा भारत के अंदर है। ऑप्शन बी है एकात्मक व्यवस्था विशेषताएं। एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संपूर्ण सत्ता केंद्र के पास होती है। हम देखते हैं आपातकाल के अंदर भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक से क्या हो जाती है? एकात्मक हो जाती है। यानी कहीं न कहीं भारत की व्यवस्था के अंदर एकात्मकता का भी लक्षण हमें दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी भारत में संघीय और एकात्मक दोनों ही व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है? क्यों लगता है हमें कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है? इसकी खास यही विशेषता होती है कि इसकी जो मंत्री परिषद होती है वो हमेशा ही निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर ये विशेषता होती है तो वहाँ पे संसदीय सरकार होती है। हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। अच्छा। ऑप्शन बी है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। अच्छा। ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं?
यानी भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के अंदर किसके लिए किए गए हैं उपबंध? तो ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजाति के हितों के रक्षण के लिए, ऑप्शन बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी है पंचायतों की शक्तियों प्राधिकारों और उनके उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, ऑप्शन डी है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षण के लिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है सत्यनारायण और ऑप्शन डी है आर शंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी, जो दलित के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है बलराज मधोक। हम देखते हैं ड्राफ्ट जो कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर। कब बनाया गया था ये आपको ध्यान में रखना है, 30 अगस्त को। जबकि कमेटी का गठन कब हो गया था? 29 अगस्त को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष कब बनाया गया था, यानी कमेटी गठन होने के उसके अगले ही दिन इसको अध्यक्ष बना दिया गया था। और किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी कमेटी? सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी समिति के द्वारा इसका सिफारिश की गई थी? तो सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर। थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी वो यही थी ड्राफ्ट कमेटी। इसका गठन 29 अगस्त को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर था, दूसरा सदस्य गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरा कैंडिडेट था कृष्ण स्वामी और चौथा था के.एम. मुंशी, पांचवा था सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठा था एन माधवराव और सातवां था टी कृष्णाचारी। इनकी जगह क्या आ गया? डी.पी. खेतान आ गया था। और माधव राव की जगह कौन आ गया था? किसकी जगह ली थी? बी.एल. मित्र की जगह ली थी। और कृष्णाचारी ने डी.पी. खेतान की जगह। ये दोनों क्या हुए थे? नॉमिनेट हुए थे। 6 नंबर और 7 नंबर, बाकी सारे निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? किसने कहा भाई भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी और ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जवाहरलाल नेहरू ने चलायमान राष्ट्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची के अंदर, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची में। हमने पार्ट 1 वाले वीडियो के अंदर देखा था दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वेतन और भत्तों से संबंधित है। और 5वीं अनुसूची किससे थी? हमने थोड़ी देर पहले देखा है अनुसूचित जाति से संबंधित थी। और 8वीं वाली किससे संबंधित थी? भाषा से। किससे? भाषा से। 8वीं अनुसूची भाषा से थी। और 10वीं अनुसूची दल बदल से थी, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 85 के अंदर, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? डी,
डी आंसर इसका सही है, दल बदल विरोध के लिए 85 में बना था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये आप देख सकते हैं 52वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़कर आर्टिकल 102 और राज्य विधानमंडल आर्टिकल 191 की सदस्यता के लिए अयोग्यता संबंधी प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, ऑप्शन बी है स्वतंत्र विधेयक के कार्य रूप में परिणत करने के लिए, और ऑप्शन सी है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, और ऑप्शन डी है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने ये कथन कहा था? संशोधन जो हुआ था 368 में होता है, उसके बारे में किसने कहा था कि हम जबकि चाहते हैं ये संविधान ठोस, इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई अस्तित्व यानी स्थायित्व नहीं होता है। यदि आप किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। यानी संविधान संशोधन के बारे में किसने ये कहा था, संविधान को अगर आप जड़ रूप दे देते हैं यानी इतना स्थायी और कठोर बना देते हैं कि उसको चेंज किया ही नहीं जा सकता, तो आप क्या कर रहे हो, अपने राष्ट्र की प्रगति और जीवित जो लोग होंगे उनके डेवलपमेंट पे क्या लगा रहे हो, आप रोक लगा रहे हो। तो ऑप्शन ए है इसका, किसने कहा था, अंबेडकर ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है सरदार पटेल ने, और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? ऑप्शन ए संचालन समिति, नहीं राजेंद्र प्रसाद के पास थी। संसदीय समिति, हाँ जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो बी ऑप्शन। ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों समिति, पटेल के पास थी ये। और प्रांतीय संविधान समिति, ये भी किसके पास थी, पटेल के पास ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, बिल्कुल हुए थे। ऑप्शन बी है इसकी बैठकें 146 हुई थी, नहीं 167 हुई थी। तो बी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा विचार सही हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल ए। कौन सा कूट सही है, केवल ए, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस मुद्दे को सुलझाने के लिए के.एम. मुंशी आयकर फॉर्मूले का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी संघ की राजभाषा, ऑप्शन सी न्याय अयोग्य अधिकार, ऑप्शन डी शक्ति विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह संघ की भाषा। संघ की भाषा के लिए, संघ की राजभाषा के लिए किसका प्रयोग किया गया था, मुंशी आयकर फॉर्मूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए है जनवरी 1950, ऑप्शन बी है नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1950। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को क्या किया गया था, 50 नहीं था इसके ऊपर।
ये था 26 नवंबर 1949। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, देख लेना। इसको अंगीकृत कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन सी है वेवेल प्लान और ऑप्शन डी है नेहरू रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा बनी थी। कुछ फैक्ट हैं वो भी आपको देखने हैं। जैसे हम देखते हैं 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? संविधान सभा भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यानी भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा। 1922 में गांधी ने बात बोली थी। इसके बाद हम देखते हैं 1925 में गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में संप्रभु समिति के द्वारा तैयार कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया था। इस संविधान निर्माण की दिशा में पहला प्रयास था, यानी गांधी जी की अध्यक्षता में 25 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। संप्रभु समिति के द्वारा तैयार कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया था। ये क्या था? भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। और इसके साथ ही हम देखते हैं 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग रखी थी। कब रखी थी? 1934 में। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। यानी कांग्रेस ने कब मांग की थी? 35 में। इसके साथ ही हम देखते हैं 1938 में नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। कब कही थी? 1938 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह किसने कहा भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भी में बना था? ऑप्शन ए है पालब्रास, ऑप्शन बी है माइनर विनर, ऑप्शन सी है केसी विहीर और ऑप्शन डी है जेनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पॉल ब्रास ने ऐसा बोला था। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? यानी निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान को असंवैधानिक होने से रोकता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 15B, ऑप्शन बी है आर्टिकल 51A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 31B और ऑप्शन डी है आर्टिकल 29A। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 31B। क्या आपका असंवैधानिक होने से रोकता है। इसको कब जोड़ा गया था? हम देखते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 के द्वारा। 1951 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों किया था भाई बहिष्कार? देखते हैं। ऑप्शन ए है यह भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व गठित की गई थी। अच्छा, ये कोई खास कारण नहीं था। ऑप्शन बी है स्त्रियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। नहीं, ये कारण भी नहीं है। ऑप्शन सी है यह वैश्य मताधिकार के आधार पर गठित नहीं हुई थी। ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है मजदूर और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी मजदूर और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। संविधान की जो दार्शनिक आधारभूमि कहाँ तैयार की गई है? देखते हैं कहाँ दिखाई देती है हमें। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी है
डीपीएसपी में ऑप्शन सी है संघीय संरचना में कहाँ दिखाई देते हैं हमें, ऑप्शन डी है प्रस्तावना में। तो हमें प्रस्तावना के अंदर दार्शनिक आधारभूमि दिखाई देती है। प्रस्तावना में संविधान के आदर्श, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख है। इसके साथ ही प्रस्तावना में जनता की भावनाएं, आकांक्षाएं को समाविष्ट करते हुए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। इसके लिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित जिस कालानुक्रम में रखे गए हैं वह बताइए। नीचे पुट प्रयोग कीजिए। पहला है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ऑप्शन बी है इसमें वाक स्वतंत्रता। और थर्ड वाला पॉइंट है राज्य विषय पर संसद कानून बनाना। और फोर्थ ऑप्शन है संविधान का संशोधन। जो करेक्ट हो जाएगा क्रम वो इनका ऑप्शन ए यानी संविधान का संशोधन पहले, इसके बाद में ये वाला और इसके बाद में ये वाला और लास्ट में ये वाला। ये इनका कालक्रम है। इसका पहला जो ऑप्शन है यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन। अच्छा, ऑप्शन बी संविधान का सर्वोच्चता। ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार। और ऑप्शन डी बहुदलीय प्रणाली। तो ऑप्शन ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन ये नहीं है उस गणराज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से अनुच्छेद उपबंध तत्कालीन प्रभाव से लागू हो गए थे? यानी 26 नवंबर को 1949 को संविधान के कौन से उपबंध थे जो तत्कालीन प्रभाव से लागू हो गए थे? ऑप्शन ए है नागरिकता। अच्छा, हो गया था। आपातकालीन उपबंध नहीं हुए थे। ऑप्शन सी है निर्वाचन हो गया था। संघ प्रणाली भी नहीं हुई थी। ऑप्शन ए और 3 यानी डी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जीना। ऑप्शन बी नेहरू। ऑप्शन सी पटेल। और ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था वर्तमान संविधान लागू? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को। और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1952 को। कब लागू हुआ था? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऐसा क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 के अंदर भी आया है। ऑप्शन ए पैट्रिक लॉरेंस बिल्कुल था। ऑप्शन बी स्टीफन क्रिप्स ये भी था। ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ये भी था। तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन डी माउंटबेटन, ये गवर्नर जनरल हुआ करता था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता के ऊपर है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। ऑप्शन ए जन्म के द्वारा। ऑप्शन इसमें उद्भव, पंजीकरण, राज्य क्षेत्र के मिलने के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जन्म के द्वारा, उद्भव के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और राज्य क्षेत्र में मिलने से, यानी को दूसरा राज्य भारत में मिला दिया जाता है तो वो भी नागरिक मान लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम किसका सृजन करने के लिए पारित किया गया? ऑप्शन ए है 16 राज्य 3 संघराज्य क्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी है 24 राज्य 9 संघराज्य क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी है 15 राज्य 5 संघराज्य क्षेत्र के लिए, और ऑप्शन डी है 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र के लिए। जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 371 क जिसमें विशेष उपबंधों की व्यवस्था करता है, किसकी विशेष उपबंध व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र गुजरात की, ऑप्शन बी है नागालैंड की, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश की, और ऑप्शन डी है असम की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी नागालैंड। आर्टिकल 371 क में विशेष उपबंध जो दिए गए हैं वो नागालैंड के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है बी.एन. राव, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी है एस.सी. मुखर्जी। अंबेडकर क्या था? ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष। बी.एन. राव क्या था? संवैधानिक सलाहकार। ये क्या थी? रियासत समिति या प्रांतों की समिति अध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन था फिर? एस.सी. मुखर्जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है अंबेडकर, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, और ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समाहित है, यानी भारत के संविधान में क्या समाहित है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी है अनुसूची 1 से 22 तक, ऑप्शन सी है भाग 1 से 12 तक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना भी है, अनुसूची 1 से 22 हैं, भाग 1 से 12 भी हैं, तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? यानी नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य रूप में घोषित करने के लिए ही 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था? इसका जो ऑप्शन ए है वो है, सुनिएगा ध्यान से, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वाधीनता दिवस मनाया था। अच्छा, ऑप्शन बी है इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, नहीं किया था भाई। ऑप्शन सी है इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, नहीं हुई थी। इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था, नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए है वो सही है कि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वाधीनता दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना अनुसार संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी, यानी किस मेथड के द्वारा सदस्यों को निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन ए है अंशतः प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी राज्य द्वारा नामित। अच्छा, ऑप्शन बी है अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित और अंशतः गवर्नर जनरल के द्वारा नामित, और ऑप्शन सी है देशी राज्य द्वारा नामित यानी नॉमिनेट, और ऑप्शन डी है
सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आधे लोगों को तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होकर आए थे और आधे सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट हुए थे। ये उस टाइम की क्या थी, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए एक मेथड यूज किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कठोरतम प्रक्रिया से संविधान संशोधन द्वारा पारित विषय में किया जाता है। यानी भारत के संविधान में कठोरतम प्रक्रिया किस लिए संविधान में अपनाई जाती है? कठोरतम प्रक्रिया किस लिए अपनाई जाती है? कठोरतम प्रक्रिया ये इसलिए हो जाती है कि सरलतम प्रक्रिया होती है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा मिलकर 368 जो हमारा आर्टिकल है उसके तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जब कठोर प्रोसेस होती है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर साथ में आधे राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इसमें यह है कि कौन से में आवश्यक है? पहला जो दिया गया है, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व है, यानी राज्यों का पार्लियामेंट के अंदर जो प्रतिनिधित्व है, यानी राज्यसभा से संबंधित कोई भी अगर आपको अटैचमेंट करना है, सदस्यों संख्या से छेड़छाड़ करनी है, कम या ज़्यादा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आधे राज्यों की स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी। ऑप्शन इसमें दूसरा बी में क्या लिखा है, 7वीं अनुसूची में कोई एक, यानी संघ सूची, संवर्ती सूची या राज्य सूची, इनमें भी जब छेड़छाड़ करनी होती है, यानी राज्य सूची विषय में कोई भी अगर छेड़छाड़ करनी होती है, संवर्ती सूची में करनी होती है, तो क्या करना पड़ता है आपको? राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है। तीसरे में क्या कहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन की नीति, यानी भारत की निर्वाचन की नीति है या प्रोसेस है, यानी जिसके अंदर राज्यों का भी रोल रहता है। तो ऑप्शन तीसरे में ये कहा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, यानी पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन स्वायत्तशासी जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के किसी एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है। यानी संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके अधीन स्वायत्तशासी जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के किसी एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा और ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसमें नागालैंड ही है जो इसमें शामिल नहीं है। इसलिए क्या आता है? ऑप्शन डी, असम भी है, त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है और मिजोरम है, नागालैंड नहीं। उसमें क्या है साथ में? मिजोरम होना चाहिए था और इसमें मिजोरम है नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? यानी कौन सा आर्टिकल जो है वो लोक प्रशासक जो हैं उनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए है 311, ऑप्शन बी है 312, ऑप्शन सी है 313 और ऑप्शन डी है 315। इसका ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है 311। जो हमारे सिविल सर्विस सर्वेंट होते हैं इनको 311 के द्वारा संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है उनको हम देखते हैं। पहला तो ये किया गया है कि इसके तहत संघ या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले लोक सेवक को 2 संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होते हैं। पहला वो होता है जिसमें इनको अधीनस्थ किसी प्राधिकारी के द्वारा हटाया या पद से हटाया नहीं जा सकता, ये तो इसका पहला इनका क्या है संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद में इनको दूसरा जो संरक्षण प्राप्त है वो है हटाए जाने से पहले इनके विरुद्ध लगे आरोपों को अवगत कराना पड़ता है। यानी इनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उनको
पहले बताना पड़ता है और इनको सुनवाई का युक्ति क्या होता है, अवसर दिया जाता है। ये इनको 311 के अंदर 2 संरक्षण प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती है? यानी संविधान की छठी जो अनुसूची है वो किस राज्य पर लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी मणिपुर। हम देखते हैं कि इसके मणिपुर है, इस पे लागू नहीं होती है। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, मिजोरम पे होती है लागू। क्या है, मिजोरम पे लागू होती है, मणिपुर पे नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? ऑप्शन ए है राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी है राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देगा। ऑप्शन सी है राज्य का अपना धर्म है और ऑप्शन डी है राज्य अधर्मी है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। यह अपन निरपेक्षता का देखो डिटेल से। अपन निरपेक्षता है राज्य का कोई धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर संविधान की जननी कहना चाहिए। यानी अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर क्या कहना चाहिए? भारत के संविधान की जननी कहना चाहिए। ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख ने ऐसा कहा था। ऑप्शन सी है वो आर.वी. राव ने कहा था, नहीं कहा था भाई। ऑप्शन बी है के.वी. राव। के.वी. राव ने ये कहा था कि जो अंबेडकर है इसको संविधान के जनक के स्थान पे संविधान की जननी कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि हम प्रथम श्रेणी के संविधान में तृतीय श्रेणी के प्रजातंत्र का संचालन कर रहे हैं? यानी किसने कहा था कि हम फर्स्ट क्लास का हमारा संविधान है और थर्ड क्लास का हमारा प्रजातंत्र है, उसका हम संचालन कर रहे हैं? ऑप्शन ए है ए.पी. शर्मा, ऑप्शन बी है नाना पालकीवाल, ऑप्शन सी है अंबेडकर और ऑप्शन डी है के.वी. राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, यानी नाना पालकीवाला ने ये बात बोली थी। ये हमारा संविधान क्या है, फर्स्ट क्लास है और थर्ड क्लास क्या हमारा प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? यानी सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? ऑप्शन ए छठी अनुसूची, हमने देखा था किससे संबंधित है, अनुसूचित जातियों से संबंधित है। ऑप्शन बी 7वीं सूची, ये किससे संबंधित है? ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और 11वीं वाली किससे है? पंचायती से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसमें हम देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें क्या होता है? टैक्स लगाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी है 8वीं, ऑप्शन सी है 9वीं
और ऑप्शन डी है 10वीं। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी से, यानी कोहेलो केस जो है भारत के 9वीं जो अनुसूची है यानी भूमि सुधार वाली उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतकरण और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 30वीं अनुसूची में ऐसा है, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची में है, ऑप्शन सी है 5वीं अनुसूची के अंदर है और ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची में ऐसा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है इसका 5वीं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची के अंदर जनजाति वाले जो प्रावधान है उनका क्या है 5वीं अनुसूची में ही उल्लेख है भारत के संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं जो अनुसूची है उसका संबंध किससे है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दल बदल से, यह तो 9वीं के अंदर है। पंचायती राज से, ये 11 के अंदर है। भूमि सुधार, ये 9 वाली के अंदर है। और संघ व राज्यों मध्य चुनाव मध्य शक्ति विभाजन, ये 7वीं के अंदर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दल बदल वाली है वो इसमें है, ये ऑप्शन के अंदर दल बदल वाली 10वीं अनुसूची के अंदर है। पंचायती राज 11वीं में है, भूमि सुधार 9वीं में है और संघ व राज्य मध्य शक्ति विभाजन 7वीं के अंदर है। संविधान की प्रथम अनुसूची कौन सी है जो संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? कौन सी अनुसूची प्रथम मतलब जो संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 8 तो पहले ही थी, जो 9वीं थी ना जिसके लिए पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यानी भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को संशोधित करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है दूसरी और ऑप्शन डी है चौथी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अगर आपको इसमें चेंज करना है तो पहली अनुसूची में ही आपको संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था? 9वीं अनुसूची जो बनी थी वो बनाई थी 1951 में, और 1951 में पीएम कौन हुआ करता था उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू। पहला ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव है उनके ऊपर आपको क्या करना है? विचार करना है। स्टेट कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। अच्छा, ये पहला कथन है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। कथन 2 है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि पर हस्ताक्षर करे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन
सही है। यानी नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि कर सिग्नेचर कर सकता है। तो इसका कथन कौन सा सही है? कथन इसका दूसरा सही है। जो नीचे आराम से लिखा हुआ है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टीवन क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भेजा था, जिसको कांग्रेस के वार्ताकार नेहरू और मौलाना आज़ाद उनसे मिले थे। उनके द्वारा 30 मार्च को 1942 में क्रिप्स योजना प्रस्तुत की गई थी। युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यह प्रावधान था उसमें। दूसरा यह प्रावधान था प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अलग रहने की छूट रहेगी। यानी इसमें यह भी था कि प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अलग संविधान निर्माण करने की भी छूट रहेगी। ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं आज। 50 वाले हमारे पहले पार्ट में हुए थे, 50 हमारे जो हैं दूसरे वाले पार्ट के अंदर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो YouTube चैनल है जिसके द्वारा आप वीडियो देख रहे हैं, आने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए आप पॉलिटिकल फाउंडेशन 10 मिलियन को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।